फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 3, जिसका नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं पूरे अध्याय के सॉल्यूशन दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको अध्याय का पूरा निचोड़ स्टार्टिंग में ही दिखा दूंगा कि आपने इस अध्याय से अभी तक क्या सीखा है। तो पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, नीचे लाइक का बटन होगा। और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, अब जल्दी ही मैं सुपर टेट यूपी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आपको अगर बीएड या फिर बीटीसी के लिए लेसन प्लान, या फिर आप किसी सहायक अध्यापक हैं, आपको टीचिंग प्लान की ज़रूरत है, शिक्षण योजना की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के रिक्वेस्ट को 24 से 48 घंटे के अंदर आप तक पहुंचा सकूं। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, जिससे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने वीडियो पे आज के। अब इस छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने आप लोगों के लिए ये बना रखा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद आपने इस चैप्टर से अभी तक क्या सीखा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए है, संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक प्राकृतिक रेसे की तरह बहुत बड़ी इकाइयों में से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, जबकि प्राकृतिक रेसे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेसे पेट्रो रसायन की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, संश्लेषित रेशों का प्रयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि के से लेकर वायुयानों, जहाज़ों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। अगला पॉइंट है, संश्लेषित रेशों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उनमें उपयोग के लिए किए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिया गया है। ठीक है, इनके अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है, उसी अनुसार इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, कई प्रकार के रेसे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों के में परस्पर भिन्नता रखते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे रेसे हैं, प्लास्टिक है, उनकी अलग अलग तरीके की क्षमता होती है। कोई आसानी से पिघल जाता है, कोई नहीं पिघलता, और कोई काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी टिकाऊ होता है। इस तरीके से इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अगला पॉइंट है, आजकल प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी जगह पाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैस उत्पन्न करता है। भूमि पर डाल देने से इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि प्लास्टिक नुकसानदायक होता है, आप सभी को पता है, लेकिन आप बिना प्लास्टिक के उपयोग के रह भी नहीं पाएंगे। डेली अगर आप यूज करें तो उसमें ऐसी कई चीज़ें आप यूज करते हैं जिसमें जो चीज़ें प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, हमें ज़रूरत है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम जैसे बिजली का बल्ब है, बिजली का बोर्ड है, प्लग है, कोई चीज़ है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो उपयोग में तो आप लेंगे ही, बट कोई ऐसी चीज़ें जैसे प्लास्टिक का थैला है, उसका उपयोग आप नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि उसका उपयोग करें। आप घर से झोले लेके जा सकते हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं कोई चीज़ लाने, कागज़ के थैले लेके जा सकते हैं। तो जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अन्य चीज़ें, वहाँ पे अन्य चीज़ें यूज करिए। जहाँ पे नेसेसरी है कि प्लास्टिक ही यूज करना है, तो वहाँ पे प्लास्टिक तो यूज होगा ही। तो ये अभी तक हमने ये सीखा। अब आते हैं हम अभ्यास के अपने प्रश्नों पे। अभ्यास के प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए है। पहला प्रश्न है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर है, वे रेसे जो कृत्रिम रूप से मानवों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते।
संश्लेषित या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। संश्लेषित रेसे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रकार, यहाँ पे अब देख लीजिए, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला प्रकार है पॉलिएस्टर एन और एक्रिलिक, दूसरा है रेयान और तीसरा है नायलॉन। ये आपके संश्लेषित रेसे के प्रकार हैं। अगला है क्वेश्चन दूसरा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए सही से। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, ठीक है। क, इसका रूप रेशम समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी के से प्राप्त किया जाता है। तीसरा है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो देख लीजिए, मैंने इसका उत्तर नीचे लिख रखा है। ख, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला है तीसरा क्वेश्चन, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, यहाँ पे देख लीजिए, उसका आंसर मैं नीचे लिख रखा हूँ, मैं आपको पढ़ के बता भी दूंगा। क है संश्लेषित रेशे, इसमें भरा जाएगा मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इसमें पहले में भरा जाएगा मानव निर्मित और दूसरे में भरा जाएगा कृत्रिम। अब ख आता है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो संश्लेषण कहलाता है। यहाँ पे भरा जाएगा ख में संश्लेषण। अब तीसरा आता है ग, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। यहाँ पे तीसरे में ग में भरा जाएगा बहुलक। अब आता है चौथा क्वेश्चन, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। अब यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको पता है। नायलॉन की रस्सी आती है, कितनी मजबूत होती है, उससे कोई भी चीज़ बांध दीजिए तो जल्दी टूटती नहीं है। वो कुएं से अगर पानी निकालना है बाल्टी से तो नायलॉन की रस्सी आती थी जिससे हम पानी निकालते थे, तो कितनी मजबूत होती है वो रस्सी, इसी से पता चल सकता है आपको। परंतु ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी आपको यहाँ पे देख लीजिए, पता चलेगा कि कितनी मजबूत है नायलॉन की रस्सी। नायलॉन, यहाँ पे उत्तर में देख लीजिए, पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। आप समझ सकते हैं पैराशूट की रस्सी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पैराशूट गड़बड़ हो गया तो आदमी की, जो भी पैराशूट लेके उतर रहा है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस पे इसको नायलॉन की रस्सी को यूज किया जाता है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत होती होगी। चट्टानों पे कोई चढ़ रहा है, पहाड़ों पे आप देखते होंगे चढ़ते हैं पर्वतारोही, तो वो भी नायलॉन रस्सियों का यूज करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आ गया, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। अब इसका उत्तर है, यहाँ पे देख लीजिए, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, ये हल्का होता है। दूसरा, यह चिरस्थायी होता है, ठीक है। और तीसरा है, यह मजबूत होता है। अब आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा। थर्मोप्लास्टिक पहले मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 4 पॉइंट, उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में 4 पॉइंट बताऊँगा, जिससे आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक है वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा प्लास्टिक जिसको हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है या टूट जाता है, तो उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन आती है जिसमें हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी, पिघल जाएगी, तो वो थर्मोप्लास्टिक होती है। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। जो आपने देखा होगा प्लास्टिक की पाइपें आती हैं, पीवीसी पाइपें आती हैं, तो उसको भी आप गर्म करेंगे तो वो भी मुड़ जाएगी, तो वो भी आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। तीसरा है यहाँ, यह ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। अब अगला है थर्मोसेटिंग। अब यहाँ पे आपको थर्मोसेटिंग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अंतर क्या है। थर्मोसेटिंग का पहला पॉइंट है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि ऐसे प्लास्टिक जिसको हम अगर गर्म करें तो आसानी से, विकृत तो होगा ही, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो, लेकिन आसानी से कम हीट में वो टूटते नहीं हैं, वो पिघलते नहीं हैं। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप जो बोर्ड यूज करते हैं अपने घरों में बिजली का, आप उसमें प्लग यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, वो सारी जो होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनती हैं। आपने देखा है कभी उनको आसानी से पिघलते हुए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होगा तो वो भी जलती हैं, पिघलती हैं, लेकिन आसानी से नॉर्मल तरीके से वो पिघलती नहीं है, तो वो होती हैं थर्मोसेटिंग। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, जाहिर सी बात है, इसको मोड़ नहीं सकते आसानी से। यह ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि आपने कभी देखा है क्या कि आपका बोर्ड है, उसको आप हाथ से टच करें तो वो गर्म हो बहुत ज़्यादा, जिससे आपके हाथों में दिक्कत हो। हल्का फुल्का गर्म होता तभी जब
बिजली अच्छे तरीके से नहीं आती, शॉर्ट सर्किट होती है, लेकिन वो उसकी गुणवत्ता नहीं है। अच्छी गुणवत्ता के अगर आप स्विचेस लेंगे तो वो कभी भी गर्म नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि वो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो ऊष्मा का कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, इसका प्रयोग बिजली के स्विच देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है बिजली के स्विच विभिन्न बर्तनों के हत्थे, आप जैसे कुकर देखते होंगे उसमें प्लास्टिक के हत्थे लगे होते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं जो गर्म नहीं होते, पिघलते नहीं जल्दी। रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने के में किया जाता है इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। अब सातवां क्वेश्चन है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे आप बता सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देख लीजिए, डेगची के हत्थे हैं क। डेगची जो होती है जो घर में आपके यूज होती है खाना पकाते समय, उसके देखेंगे कुकर के आप कह सकते हैं, उसके हत्थे क्यों बनाए जाते हैं इस प्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिक ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होगा तो गर्म नहीं होगा, और आग का प्रतिरोधी होता है, यानी कि आग जल्दी उसमें नहीं लगती, तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता होती है। अब दूसरा है ख, विद्युत प्लग, स्विच प्लग, बोर्ड, विद्युत प्लग आदि बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत एक पार से, मतलब इससे आर पार नहीं होती, विद्युत इससे नहीं गुजरती है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित पदार्थों को, ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रीय किए जा सकते हैं और पुनः चक्रीय नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, यहाँ पे आपको उसको कैटेगराइज करना है कि यहाँ पे उसको फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है, किन पदार्थों को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे आप कागज़ है तो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, तो वही आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना है। टेलीफोन यंत्र है, प्लास्टिक खिलौने हैं, कुकर के हत्थे हैं, सामग्री लाने वाले थैले हैं, बाल है, बाल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक के कटोरे हैं, विद्युत तारों से प्लास्टिक आवरण है, विद्युत तारों के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, विद्युत स्विच है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कम है, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, यानी कि रिसाइकिल किए जा सकते हैं, फिर से उनको बनाया जा सकता है। तो प्लास्टिक के खिलौने हैं, सामग्री लाने वाले थैले हैं, बाल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक के कटोरे हैं, विद्युत तारों के ऊपर की प्लास्टिक का आवरण है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। इनको हम फिर से रिसाइकिल करके इनको हम फिर से वो यूज में ला सकते हैं। और दूसरा है, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, यानी कि रिसाइकिल नहीं किए जा सकते, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को इससे भी समझ सकते हैं कि आपका जो पहला एक कैटेगरी है, क वाला कैटेगरी है, वो आपका कौन सा प्लास्टिक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है, और थर्मोसेटिंग जो है वो फिर से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। 9वां क्वेश्चन है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। अब एक व्यक्ति है, वो गर्मियों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा है, अब उसको सूती कमीज शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित शर्ट खरीदनी चाहिए, आप उसको बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए उन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीने को सुखा देते हैं, इसलिए उसको गर्मियों में सूती कपड़े खरीदने चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति संक्षारक होती है। अब यहाँ पे इसका उत्तर देख लीजिए, प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल में से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता, यानी कि वो जल्दी इस गुण की वजह से उसको आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक की संक्षारक प्रवृत्ति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दांत साफ करने वाले ब्रश का हैंडल और सूप एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए?
अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है नहीं। दांत साफ करने वाले ब्रश का हैंडल और सूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए और ब्रश को पकड़ने एवं चलाना आसान होता है। जिससे कठिन, जब कड़ा होगा कोई ऐसा पदार्थ, ऐसे प्लास्टिक से बनाते हैं जो कड़ा होगा, अगर वो मुलायम हो तो आप करेंगे कैसे उसको पकड़ के, इसलिए उसका जो हैंडल होता है वो कड़े पदार्थ का बनाना चाहिए। इसके विपरीत ब्रश को के सूक मजबूत एवं लचीले रेशों से बनाने चाहिए। यदि सूक की भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ से बनने होंगे तो यह हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदायक होंगे। अगर कड़ा आप देखते हैं ब्रश लेने जाते हैं तो उसका मुलायम देखते हैं ना कि उसके ब्रश कितने मुलायम है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही पदार्थ से बने, क्योंकि अगर वो भी कड़ा हो जाएगा तो आपके दांतों और मसूड़ों में दिक्कत करेगा। अगर आपका हैंडल मुलायम हो जाएगा तो वो आपको अच्छे से करने में दिक्कत होगी। 12वां क्वेश्चन है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। ठीक है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिर्मीकरणीय है, अर्थात यह प्रकृति पदार्थों द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों का याद रखना चाहिए। पहला है उपयोग कम कीजिए। ठीक है, दूसरा है पुनः उपयोग कीजिए। जैसे आप कोई पॉलीथीन की थैली ले आए तो बार बार उसी पॉलीथीन की थैली का यूज करिए। ऐसा नहीं कि आज गए तो दूसरा ले आए, कल गए तो दूसरा ले आए, जिससे उसका उपयोग करने से आप बचेंगे। पुनः चक्री कीजिए, रिसाइकिल कराइए उसको। आप उसको फेंकिए मत इधर उधर कहीं, कचरे के डिब्बे में ही डालिए। जिसको कचरे वाला आएगा तो ले जाएगा, तो फिर रिसाइकिल हो जाएगा। और चौथा है पुनः प्राप्त कीजिए, यानी कि फिर से उसको रिकवर कीजिए, उसको रिसाइकिल करके फिर से वही चीज़ आप बना लीजिए। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, कॉलम ए से के पदों का कॉलम बी के में दिए गए वाक्य के खंडों से सही मिलान कीजिए। कॉलम ए में है पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नायलॉन। अब कॉलम बी में है, आप नीचे वाला मैं आंसर वाला आपको दिखा देता हूँ। पॉलिएस्टर जो होता है कपड़े में आसानी से बल नहीं पकड़ते। टेफ्लॉन है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है इसका, टेफ्लॉन का। रेयॉन का कास्ट लुगदी की उपयोग कर तैयार किया जाता है इसको। और नायलॉन है कपड़े में आसानी से बल नहीं पकड़ते। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो नायलॉन है इसके सामने आप यहाँ पे गलत लिखा गया, नायलॉन के सामने हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, पैरासूट और मोजा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि संश्लेषित रेशे हम रासायनिक अभिक्रिया से बनाते हैं, तो हम वृक्षों का कटाव नहीं करेंगे। यही यहाँ पे इसके ऊपर टिप्पणी देना है आपको। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते। ठीक, ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन अब आपका है 15 नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको भी। यह प्रदर्शित करते हुए क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। आपको बताना है कि थर्मोप्लास्टिक किस तरीके से पता चलेगा कि विद्युत उसमें से आर पार नहीं होती, विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब होता है उसको सपोर्ट नहीं करता, सुचालक मतलब होता है सपोर्ट करता है। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन। दूसरा है, एक सेल के पॉजिटिव और निगेटिव भागों में से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है, परंतु इस क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा लेने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। आप कोई सेल लीजिए, उसके पॉजिटिव और निगेटिव से कोई तार जोड़िए, उससे बल्ब में जोड़िए, उसके बीच में एक थर्मोप्लास्टिक लगा दीजिए, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लगा दीजिए तो जो थर्मोप्लास्टिक है, तो देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा। जब उस प्लास्टिक को हटा लेंगे, डायरेक्ट बल्ब में दोनों तार जोड़ देंगे तो बल्ब जलने लगेगा। जिससे क्या पता चलता है कि उस प्लास्टिक से होकर विद्युत नहीं प्रवाह कर पा रही है, जिससे ये पता चलता है कि विद्युत का वो कुचालक है। तो ये हो गया आज का आपका चैप्टर ख़त्म। यहाँ पे काफ़ी बड़ा चैप्टर था,
इसको बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा समय लग गया और वीडियो भी थोड़ा सा अन्य वीडियोज़ की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बन गया है। तो लेकिन अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सारी चीज़ें रखी थी आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक नीचे लाइक का बटन होगा उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।